मोसेस रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जवाद साहब के लिए मान बिल्कुल उनके बेटे की तरह था। वो अपनी बहन का दोबारा घर बसाना चाहते थे, लेकिन नादिया ने इनकार कर चुकी थी, क्योंकि अब बस उनकी ज़िंदगी में उनका मान काफ़ी था। उन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ मान बड़ा हो रहा था, वहीं सिद्रा बेगम को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। वो 5 साल की थी और मान 13 साल का। उन दोनों की अटैचमेंट देखकर उन्हें हमेशा डर रहता था। भले मान बुरा नहीं था, एतबार था, पर फिर भी सीरत का सगा भाई तो नहीं था ना। जवान में कुछ सोच रही थी। सिद्रा बेगम ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहा, जो रोज़ की तरह रात के खाने के बाद अपना काम लेकर बैठे हुए थे। हाँ बोलो, उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। मान बड़ा हो रहा है। हाँ माशाल्लाह। जवाब में सोच रही थी, आप नादिया और मान को किसी अलग घर में शिफ्ट कर दें। उनके इस बात पर जवाद साहब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। इसलिए जवाद साहब, हमारी एक बेटी है, हम इस तरह मान को घर में नहीं रख सकते। अब वो बड़ा हो रहा है, उसे खुद इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। सीरत हमेशा उसके पीछे घूमती रहती है, उसके बिना खाना भी नहीं खाती। उन दोनों की इतनी दोस्ती ठीक नहीं है, तो हम मान को अपना दामाद बना लेते हैं। जवाद साहब ने हंसते हुए जैसे उनकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर एकदम संजीदा हो गए। हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। हम मान और सीरत का निकाह कर देते हैं। वैसे भी मान बड़ा मेरा अपना है, मेरी बहन का बेटा है। जवाब, मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या तुम्हें मान से कोई मसला है? नहीं, लेकिन जवाद साहब ने अपना हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। जब कोई मसला नहीं है तो फिर बस बात ख़त्म। मैं कल ही नादिया से बात करता हूँ। जवाब, लेकिन अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है, ये फैसला उन्हीं पर छोड़ दें। जब बड़े होंगे तो खुद ही कर लेंगे। सिद्रा बेगम ने उन्हें समझाने की एक और कोशिश की, लेकिन वो अब जैसे अपना फैसला सुना चुके थे। अगले दिन उन्होंने नादिया से साफ लफ्ज़ों में ये बात कहती थी, जिसे सुनकर वो बेहद खुश हुई थी। आप सच कह रहे हैं भाई, मेरी तो खुद यही ख्वाहिश थी, लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि मुझे ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरे ज़हन में भी यही बात नहीं आती। अगर सिद्रा बात शुरू नहीं करती, तुमसे राय मांगनी थी। बस तुम्हारी मर्जी भी शामिल है तो हम अपने बच्चों को एक जोड़े में बांध देते हैं। उनके चेहरे पर मौजूद खुशी दूर से ही दिख रही थी, जबकि सिद्रा बेगम परेशानी से उन दोनों बहन भाई को देख रही थी। बचपन में बंधे रिश्ते हर कोई नहीं निभा पाता। अगर कल इन दोनों बच्चों की पसंद बदल गई तो क्या होगा। सीरत की छठी सालगिरह पर छोटी सी सीरत और मान का निकाह कर दिया गया था। मान जानता था कि उसका निकाह हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि निकाह की हैसियत समझ पाता। उसे बस इतना पता था कि शादी के लिए निकाह जरूरी है और उसकी सीरत से शादी हुई है, जबकि सीरत इससे भी ज्यादा लाइलम थी। टेढ़ी में टेढ़ी राइटिंग में जब उसने अपना नाम जवाद साहब की बताई हुई जगह पर लिखा तो तालियों का शोर मच गया, जबकि सबको तालियां बजाते देखकर वो खुद भी तालियां बजाने लगी। उसे ये बताया गया था कि उसका निकाह मान से हो रहा है, जिस पर उसने मासूमियत से पूछ लिया कि निकाह क्या होता है, और उसके जवाब में नादिया ने उसे बताया कि उसका निकाह मान से हो रहा है, जिसके बाद मान उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और इसीलिए वो बहुत खुश थी कि कब अब निकाह होने के बाद उसका दोस्त हमेशा उसके साथ रहेगा। उनके निकाह को साल इसी तरह बीत गया। इस गुजरे साल में सिद्रा बेगम की परेशानी वाकई खत्म हो चुकी थी, जो उन्हें मान को लेकर थी। लेकिन फिर अचानक नादिया की बीमारी ने जैसे उन सबको हिलाकर रख दिया था। जवाद साहब ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनके पास जितनी मुख्तसर जिंदगी थी वो ही जी पाई थी। उनके इंतकाल के बाद फिरोज मान को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। पहले वो यहाँ अपनी माँ की वजह से था, लेकिन अब उसकी माँ नहीं थी। मेरी बेटी उसके निकाह में है, रिश्ता है हमारा उससे, मैं उसे कैसे भेज दूं तुम्हारे साथ फिरोज। उनके मुंह से मान को अपने साथ ले जाने की बात सुनते ही जवाद साहब जल्दी से कह उठे, मैं जानता हूँ कि आपकी बहन का ख्याल नहीं रख सका, गलती मेरी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मान का ख्याल भी नहीं रख सकूंगा। मान मेरी इकलौती औलाद है। मैं नादिया को खोकर पछता रहा हूँ, अब अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। उनके लहजे में मिन्नत पर बड़ा तासुर था, जिसे देखकर जवाद साहब ने तंजिया मुस्कुराहट लिए उन्हें देखा। क्यों पछता रहे हो? वो औरत कहाँ है जिसकी वजह से तुमने मेरी बहन को छोड़ा था? वो धोखेबाज थी, सिर्फ मेरी दौलत के लिए मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं पागल हो गया था उस जैसे,
पत्थर के पीछे। नादिया जैसे हीरे को छोड़ दिया। जब उसकी असलियत मेरे सामने आई तो मैं उसे तब ही छोड़ चुका था। उनकी आवाज भीग चुकी थी, जिसे देखकर जवाब साहब कुछ नरम पड़े। ये फैसला मान का होगा फिरोज। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो फिर तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। मामू, मैं बाबा के साथ जाऊंगा। वो मान की आवाज थी, जिसे सुनकर उन दोनों ने उसकी तरफ देखा। वो कब से यहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला। सोच लो मान, क्या यही तुम्हारा फैसला है? जी, मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब अपने बाप से दूर नहीं रहना चाहता। उसके कहने पर जवाब साहब ने अपना सारा इस्पात नहीं ला दिया। फैसला माँ ने करना था और वो कर चुका था, तो भला वो क्यों एतराज करते? तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? सुबह से उसके कमरे में बैठी रो रही थी, बेबी पिंक फ्रॉक पहने, अपना टेडी सीने से लगाए। उसी तरह सुबह से उसके कमरे में बैठी हुई थी। माँ उसे पहले ही बता चुका था कि वो यहाँ से जाने वाला है, लेकिन सीरत ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगता था वो झूठ कह रहा है। लेकिन अब उसे तैयारी करते देखकर उसे यकीन हो चुका था कि वो सच में जा रहा है। तब से ही वो रोए जा रहे थे। उसे खाना भी माँ ने खुद जबरदस्ती खिलाया था। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आता रहूंगा, हम बात भी करेंगे। नहीं, तुम मत जाओ प्लीज, फूफा ने कहा था जब हमारा निकाह हो जाएगा तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ, उन्होंने सही कहा था। मैं भले तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चाहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जब तक ये निकाह हमारे दरमियान है, उसकी कोई बात सीरत को समझ नहीं आ रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगे मान, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। वो जिद नहीं करती थी, लेकिन पहली बार कर रही थी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ, स्टोरी सुनाओ। माँ ने उसका ध्यान हटाना चाहा, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। स्टोरी सुनते सुनते ही वो थोड़ी देर में नींद की कैफियत में जा चुकी थी, जिसे देखकर उसने गहरा सांस लिया। जागते में कभी भी उसे जाने नहीं देती थी। सीरत, माँ ने नरमी से उसे पुकारा। वो नींद की कैफियत में थी, इसलिए बस होना हो कैद कर दिया। मैं जा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। यहाँ रहकर मैं मामू के आसे पे पलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे भूलना मत, अपने मान को याद रखना। उसके गाल पर प्यार करके माँ ने अपना सामान उठाया और एक नजर उसके सोते वजूद पर डालकर वहां से चला गया। उसे पता था कि सीरत जब भी उठेगी उसे नाप पाकर खूब रोएगी, लेकिन जल्द ही संभल जाएगी। वहां जाकर उसने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। बाप के अलावा दादा दादी की भरपूर मोहब्बत में उसे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। सीरत से जब भी वो फारग होता लाजमी बात करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसरूफियत इतनी बढ़ती गई कि उसका वहां बात करना काफी कम हो गया था। पहले वो वीडियो कॉल पर बात कर लेता था, लेकिन अब कॉल पर सिर्फ मामू से ही चंद मिनट की बात हो पाती थी। ऊपर से अचानक फिरोज की मौत ने उसे बिखेर कर रख दिया था। बीमार तो पहले ही रहते थे, और फिर एक दिन अचानक दिल बंद होने की वजह से उस दुनिया से ही रुखसत हो गए। उसके जनाजे पर जवाब सब अकेले ही आए थे। सिद्रा बेगम और सीरत आ नहीं सकी थी। उसने खुद ही अपने बाप का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था और ऑफिस नहीं जा सकते थे, लेकिन घर पर रहकर भी उसकी काफी मदद करते थे।